नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण को पढ़ रहे थे। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण के विभिन्न घटक को जाना, जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या हैं वो जाना, पारितंत्र को जाना किसे कहते हैं, पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसे भी जाना। किसी भी पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता होते हैं और एक चेन बनता है जिसे कि आहार श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे को लोग खाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और प्रकृति में एक चीज़ को सिर्फ एक ही नहीं लोग खाते हैं, कई जीव खाते हैं और आहार जाल का निर्माण करते हैं। अब इन सब से बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे पर्यावरण में और आगे के कुछ बिंदुओं को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने आहार श्रृंखला में देखा कि आहार श्रृंखला में आप लोगों ने क्या देखा, घास है, इस घास को हिरन कौन खाता है, हिरन खाता है, और इस हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो आहार श्रृंखला में क्या हो गया, एक पहला कह सकते हैं ना, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, उत्पादक, इसको प्रथम उपभोक्ता, इसको दूसरा उपभोक्ता। यानी कहने का मतलब हर का एक स्तर है, एक लेवल है। विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में इस हर एक लेवल को जो कि एक दूसरे को खाता है। और ये घास कहाँ से एनर्जी ले रहा है, ये घास ले रहा है सूर्य से एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एक एक लेवल है विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं, पोषी स्तर। क्या कहते हैं, पोषी स्तर। यानी ये हो गया प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये सब अलग अलग पोषी स्तर हैं। तो चलिए देखते हैं पोषी स्तर को हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं। आहार श्रृंखला के कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन, यानी भोजन एक दूसरे को क्या, भोजन जो हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। तो भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। ये इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो पोषी स्तर को डिफाइन करना आता भी है। अब आहार श्रृंखला के कई पोषी स्तरों का बना होता है। कोई भी आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों का बना होता है। इसके प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से स्तर हैं। यहाँ देखिए उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या कहलाएगा, प्रथम पोषी स्तर। उपभोक्ता को कौन खाता है, शाकाहारी जंतु खाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर। और इस शाकाहारी जंतु को कोई मांसाहारी जंतु खाएगा जो तृतीय पोषी स्तर कहलाएगा। हो सकता है कि ये यहीं समाप्त हो जाए और नहीं तो फिर ये आगे भी जा सकता है। तो आगे क्या है, उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी जंतु चौथा पोषी स्तर है। तो ये क्या कहलाएगा, चतुर्थ पोषी स्तर। तो 3 का भी, 2 का तो कम ही रहता है बच्चों, 3 का या 4 के पोषी स्तर ज़्यादातर होते हैं। तो ये एक आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर को दर्शाया गया है। तो कभी कभी प्रश्न में आते भी हैं कि पोषी स्तर क्या है बताएं, और एक आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाएं। तो उसमें अगर ये पूरा आप लिखेंगे तो आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। अब आते हैं कि ये जो पोषी स्तर हैं, घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खाया, शेर को मनुष्य खाता तो नहीं है पर मारता है। तो मनुष्य, अभी यहाँ 3 ही स्तर हैं आपके। तो घास
को हम क्यों खा रहे हैं? अभी ही आपने पोषी स्तर में पढ़ा कि कोई भी जीव जो भोजन लेता है तो भोजन से उसे क्या मिलती है। हम लोग पोषण में पढ़े हैं कि कोई भी जीव भोजन क्यों लेता है, कि उसे ऊर्जा चाहिए अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए। तो क्या घास में जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी ऊर्जा चली जाती है हिरन में, और हिरन से पूरी ऊर्जा, हिरन जो खाया वो पूरी ऊर्जा चला गया शेर में? ऐसा आप सोच सकते हैं। अब देखिए कि घास, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी जीव में क्या क्या होता है, पोषण हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जनन हो रहा है। तो ये जितनी भी जैव प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें उस जीव में ऊर्जा लग रही है, तो वो ऊर्जा वो उसके शरीर में खपत हो रहा है। तो उस यानी घास को जब हिरन खा रहा है तो घास का बहुत बड़ा भाग इसके खुद के कार्यों के लिए खर्चा हो गया। अब जो बचा वो जब हिरन घास को खाया तो हिरन में गया, हिरन भी बहुत सारा अपना जैविक कार्य किया, और हिरन से जो बचा वो शेर में गया। ठीक है, ये जो, और घास को ऊर्जा कहाँ से मिली? सूर्य से मिली। घास को ऊर्जा कहाँ से मिली? सूर्य से। तो ऐसा प्रकृति में देखा गया है और माना जाता है कि सूर्य की 1% रोशनी को ही ये घास, जो पेड़ पौधे हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, बाकी लौट जाते हैं। तो इस 1% को घास कितना किया? करीब 90% अपने खुद से यूज कर लेता है अपने विभिन्न कार्यों के लिए, और कुछ उष्मा के रूप में प्रकृति में बाहर निकल जाते हैं। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, आप कभी सांस को छोड़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कम मात्रा में जलवाष्प भी होते हैं। जाड़े के दिनों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो दिखता भी है, और थोड़ी मात्रा में आपको ऊर्जा भी रहती है। तो इस तरीके से कुछ प्रकृति में चला गया हर जीव के द्वारा, और 10% ही ऊर्जा दूसरे जीव के, यानी घास जितना हिरन खाया तो उससे 10% मिला, और फिर हिरन इसका अपना यूज कर लिया 90%, और इस 10% का तब फिर शेर में गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपने अभी देखा कि पोषी स्तर के 3 से 4 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। कारण क्या है कि अब यहाँ सोचिए कि यहाँ 100 लिया, मान लीजिए 100% ऊर्जा, 100 का कितना गया? 90 यूज हो गया तो 10 गया। अब 10 का 10% तो कट गया तो कितना गया? 1 गया। अब 1 का अगर चौथा पोषी स्तर होगा तो 1 का क्या होगा? पॉइंट में जाएगा एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी चौथे स्तर तक जाते जाते करीब करीब ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए टॉप स्तर के जो जीव होते हैं वो ज़्यादा जीवों को खाते हैं अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए। तो बच्चों इसके पॉइंट्स को देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह देखिए बच्चों, एक नीचे में एक है, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित करते हैं। यानी ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से शुरू होता है? सूर्य से हरे पौधे की ओर। फिर देखते हैं आगे और क्या होता है। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। बच्चों अभी हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया था, इसे क्या कहते हैं? इसे 10% लॉ, एनर्जी फ्लो का 10% लॉ कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। अब देखते हैं कुछ बिंदुओं को। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। यानी उस पोषी स्तर पर 90% उस जीव के द्वारा, या चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, उसके द्वारा इस्तेमाल हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह सदा एक दिशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था कि सूर्य से ऊर्जा को कौन ट्रैप किया? पौधा। पौधे से क्या गया? हिरन में, और हिरन से किस में गया? कैसे यूनिडायरेक्शनल हुआ ना, यहाँ गया घास में, घास से गया
हिरन में, हिरन से गया शेर में। तो ये क्या है? ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में, शेर से न हिरन की ओर जा सकता है ऊर्जा, न हिरन से फिर से घास में लौट सकता है, न घास से सूर्य को दिया जा सकता है। यानी जो ले ली गई सूर्य की ऊर्जा 1% घास के द्वारा, क्योंकि ये उसको ट्रैप करके अवशोषित करके केमिकल एनर्जी में बदल दिया, तो अब ये लौट करके सूर्य की ओर नहीं जा सकती है। और जितने घासों को हिरन ने खाया अपने जीवन को के लिए, विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, तो हिरन से लौट करके फिर घास की ओर नहीं जा सकता है। यानी ऊर्जा का हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यही वजह है कि घटते जाती है ऊर्जा तो 3 या 4 स्तर के बाद नहीं होती है। लेकिन ये घास, ये हिरन, ये शेर जब मर जाते हैं तो किसके द्वारा अपघटित होते हैं? अपघटनकर्ता के द्वारा। तो ये अपघटनकर्ता के द्वारा जब अजैविक घटक में मिल जाते हैं तो यहाँ से अवशोषित होकर के घास में जाते हैं, घास से फिर से। तो कहने का मतलब कि पदार्थों की साइकिलिंग होती है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। तो सब मर करके फिर से ज़मीन में मिले, ज़मीन से फिर घास में गया, फिर घास से हिरन, हिरन से इस तरह से। तो पदार्थों का साइक्लिक वे में प्रकृति में चलते रहते हैं, पर ऊर्जा का लगातार निर्माण होता है और एक ही दिशा में चलता है। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा तो क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा? उत्पादक क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर जैसे पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब क्या होगा? पौधे को खाने वाले जो हरीन हैं वो थोड़े कम होंगे, जो प्रथम स्तर के शाकाहारी जीव हैं, हिरन। और उसके बाद क्या होगा? शेर की संख्या और कम होगी। इसीलिए प्रकृति में घास सबसे ज़्यादा होंगे। तो इन बहुत सारे घासों को, क्योंकि हिरन जब बहुत सारे घासों को खाएगा, 10% ऊर्जा जा रही है ट्रांसफ़र होकर के, तो हिरन को क्या है? अपनी आवश्यकताओं, अजैव क्रियाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घासों को एक हिरन को खाना पड़ेगा। अब शेर को क्या है? शेर हिरन से 10% गया, तो शेर के जो जैव प्रक्रियाएं हैं और जो इसके ऊर्जा की पूर्ति है उसका एक हिरन से नहीं होगा। तो क्या होगा? वो हो सकता है 2 हिरन खाए, 3 हिरन खाए, यानी या पूरा हिरन को खाए, तो उसकी पूर्ति होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर नीचे से, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, प्रथम उपभोक्ता की उससे थोड़ी कम होगी, और उसके ऊपर जो जाएंगे तो शेर की संख्या द्वितीय उपभोक्ता की उससे कम होगी। अगर तृतीय उपभोक्ता है तो उसकी संख्या और कम होगी। यानी ये संख्या पिरामिडल शेप में होता है। यानी पोषी स्तर में जो उत्पादक और विभिन्न पोषी स्तर की संख्या है वो इस तरीके से होती है। नीचे सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उससे कम होगा। और इसी तरह एनर्जी की भी संख्या है, कम होती जाएगी। जैसे जैसे पोषी स्तर पे है तो यहाँ 100% एनर्जी है मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा? गया 10, यहाँ 1 हुआ, यहाँ फिर क्या होगा? 1 का 0 पॉइंट में आएगा, 0.1। तो चौथे तक जाते जाते आप देख रहे हैं कि ऊर्जा खत्म हो जाए। तो ये हमेशा चाहे नंबर हो या ऊर्जा का है, ये हो गया ऊर्जा का पिरामिड। ये क्या हो गया? ऊर्जा का पिरामिड। और ये क्या हो गया? नंबर का पिरामिड, पोषी स्तर नंबर का पिरामिड। तो दोनों क्या होगा? पिरामिडल से, पिरामिडल में आपको ऊपर कम नीचे ज़्यादा होंगे। तो ऊर्जा के पिरामिड और संख्या के पिरामिड ऐसे होंगे। तो बच्चों ऊर्जा के प्रवाह के नियम को एक बार और समझ लेते हैं। अभी तो आप लोगों ने पिरामिड से समझा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 3 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 4 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 5 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 6 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 7 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 8 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 9 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 10 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 11 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 12 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 13 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। 14 पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही
तीसरा पॉइंट क्या है कि उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस सौर ऊर्जा में तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा वापस उत्पादकों में नहीं जा सकता है। कारण क्या है कि इसका ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसीलिए ऊर्जा लौट करके कभी अपने पीछे वाले पोषी स्तर पे नहीं जा सकती है। अब बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पोषी स्तर 1 है, 2 है, 3 है, यानी उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, उपभोक्ता में भी क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। अब अगर उत्पादक कुछ भी लेता है इस पोषी स्तर पे, उत्पादक क्या है, पौधे क्या है, उत्पादक कौन है, पौधे हैं। पौधे खनिज, लवण, जल, अन्य पदार्थ कहाँ से लेते हैं, जमीन से अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगर उत्पादक जो लिया तो दूसरा पोषी स्तर अगर इसको खाता है तो ये उत्पादक से किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब उपभोक्ता जो है, प्रथम उपभोक्ता, अब जैसे हिरन ही है तो हिरन तो बहुत सारे घास को खाएगा ना, तो अच्छा चीज़ भी अगर इसमें है, विटामिन्स मिनरल है, तो वो भी इसमें ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन में मृदा प्रदूषण है, कुछ केमिकल मौजूद हैं जो घुलनशील हैं जल में, तो वो अवशोषित होकर के उत्पादक में जाएंगे। और क्योंकि उत्पादक को कई 10 पेड़ अगर ये खाया तो 10 से उसमें गया वो केमिकल, यानी 10 पौधे से गया, तो इस उत्पादक में क्या हो गया, उत्पादक की तुलना में उपभोक्ता में वो ज़्यादा गया, मैग्नीफाई हुआ कह सकते हैं। और फिर इस उपभोक्ता को जो दूसरा उपभोक्ता है, ये इसको और कई खाया, तो यहाँ और क्या हुआ, यहाँ और ज़्यादा बड़ा हुआ। अब मान लीजिए, सिंपल सी बात समझते हैं कि 1 ग्राम कोई केमिकल गया एक पेड़ में, या 1 मिलीग्राम ही मान लीजिए, जितना छोटा आप सोच सकते हैं, 1 मिलीग्राम, और ये खाया 10 पौधे, तो यहाँ क्या हो गया, 10 मिलीग्राम हो गया, क्योंकि उसने 10 पौधे को खाया। अब ये उपभोक्ता प्रथम 2 उपभोक्ता को खाया, तो 10 दूनी क्या हो गया, 20 मिलीग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रथम से यहाँ 1 मिलीग्राम था, लेकिन और संख्या ये तो हम लोग माना है, तो जैसे जैसे अगले स्तर पर जा रहा है तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसे एक नाम से जानते हैं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए थोड़ा चल रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्लियर। अब इसी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम लोग और ज़्यादा समझते हैं, इसके कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में बच्चों रहता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। पर्यावरण को समझने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि कितना ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रखना। बच्चों, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, उसी जैव आवर्धन के कुछ बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यानी अगर कोई केमिकल वातावरण में इस्तेमाल किया जा रहा है तो अंतिम पोषी स्तर में वो सर्वाधिक होगा, ऐसे समझिए, जो अंतिम खाने वाला होगा पोषी स्तर। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। क्यों होती है मानव शरीर में? क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सिरस्थ होता है 2 बार हो गया है, हटाना होगा एक ठो।
ऐसे रसायनों में क्या क्या है कि ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सिरस्थ होता है, यानी टॉप मोस्ट कंज्यूमर होता है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे कि गेहूँ, चावल, फल, मांस, सब्जियाँ इत्यादि जो हम खाते हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, अंतिम प्रभाव हमारे शरीर पे होता है, और इससे जुड़ी हुई कई बीमारियां आए दिन मनुष्यों को, हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, वीडीसाइड का, ऐसे जितने भी केमिकल है, रासायनिक खाद भी ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो अतिरिक्त जो क्या है वो मिट्टी में रह जाता है, और मिट्टी से अवशोषित होकर के उत्पादक के माध्यम से अंतिम पोषी स्तर तक पहुंचता है, और जैसे जैसे अगला पोषी स्तर होगा उसमें ज़्यादा ये प्रभाव डालेगा, और इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यानी हम अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी, इससे क्या पता चलता है इस जैव आवर्धन से कि हम जो गलत कर रहे हैं, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो अंततः मनुष्य को ही प्रभावित करते हैं, उससे हमारा ही जीवन प्रभावित होता है। तो ऐसे केमिकल का उपयोग डे बाय डे हमें कम करना चाहिए, इसीलिए कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे, और प्राकृतिक तरीके से वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड तैयार किए जा रहे हैं ताकि उसका हमारे शरीर पे कम से कम प्रभाव हो। तो मैं समझती हूँ बच्चों आप लोगों ने जैव आवर्धन को समझ लिया होगा। ये अक्सर एक स्मॉल पैराग्राफ में लिखने के लिए आता भी है, एग्जाम्पल दे करके अभी आप समझा सकते हैं, ताकि ये एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर में अगर आता है तो एग्जाम्पल आपको जैव आवर्धन एक पैराग्राफ में लिखकर इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, तो एक कंप्लीट पूरा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। बच्चों जैव आवर्धन को आप लोगों ने देखा कि जैव आवर्धन क्या है, यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर और दूसरे से तीसरे पोषी स्तर तक कोई भी केमिकल जो कि प्रकृति में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, हवा में मौजूद है, पानी में मौजूद है, किसी भी माध्यम, किसी भी अजैविक घटक से वो हमारे शरीर में उत्पादक के द्वारा प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता तक जाता है, और सबसे बड़ी बात जो टॉप कंज्यूमर होगा उस पे सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर में वो सबसे ज़्यादा एकत्रित होगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर मैग्नीफाई होकर के वो जाता, कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव वे में बढ़ता है। अगर यहाँ एक पौधे में एक है, अगर 10 पौधे या 20 पौधे खाए एक जंतु और उस जंतु को हमने खाया, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम को लेते हैं। हम लोग बहुत मछलियाँ खाते हैं, तो चलिए मछलियों को ही देखते हैं कि कैसे मछलियाँ हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। तो अब मान लीजिए इस पॉन्ड में कोई केमिकल गया, कोई केमिकल डाला गया इसके साफ करने के लिए ही, और वो केमिकल क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन क्या रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इस फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स, यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसे कहते हैं जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन खाए, और जू प्लैंक्टन से फिर किस में गया, उसको खाई, उस जू प्लैंक्टन को छोटे कीड़े खाए, उस छोटे कीड़े को खाई छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को खाई बड़ी मछलियाँ। यानी यहाँ कह सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टन एक स्तर, जू प्लैंक्टन दूसरा स्तर, उस जू प्लैंक्टन को खाया छोटे कीड़े तीसरा स्तर, छोटी मछलियाँ चौथा स्तर, बड़ी मछलियाँ 5वां स्तर, और छठा मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, छठा स्तर हम लोग क्या हो गए, ह्यूमन बीइंग। अब सोचिए अगर यहाँ थोड़ा भी केमिकल है तो 6 स्तर तक जाते जाते कितना ज़्यादा हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। तो ये मछली जो हम लोग फ़ायदे के लिए खा रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल मौजूद है, अब आप समझ सकते हैं कि वो फ़ायदा करेगा या इसके अंदर अगर ये तालाब स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ पारितंत्र ये नहीं है, तो ये मछली हमको कितना नुकसान पहुंचा सकती है जो हम लोग टॉप कंज्यूमर हैं। ऐसे ही किसी भी स्तर में आप लीजिएगा, हम लोग ज़्यादातर तो या तो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं या मांसाहारी कर रहे हैं। शाकाहारी भी कर रहे हैं
तो ये पौधे या पौधे से उत्पादित सब्जियों फलों को भी हम खा रहे हैं, डायरेक्ट भी खा रहे हैं, तो डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं, फिर भी हम प्रभावित हो रहे हैं। 10 आलू खाए, 1 किलो पाव भर साग खाए, तो 10 पौधों 20 पौधों को हम लोगों ने खाया, तो मैग्नीफाई होके तो गया ही, अगर दूसरा भी पोषी स्तर में हम हैं तब भी। तो बच्चों ऐसे समझना होगा कि बहुत ज़रूरी है ऐसे केमिकल का, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो प्रत्यक्ष ही रूप से नहीं परोक्ष रूप से भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जैव आवर्धन को बच्चों इसीलिए इस चैप्टर में जोड़ा गया है और पर्यावरण को पढ़ाया भी जा रहा है, ताकि आप पर्यावरण को समझें और अपनी छोटी छोटी गतिविधियों से कैसे इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं उस पे आप विचार करें कि जो हमारी आदतें पर्यावरण को सुरक्षित रख सकती हैं, तो अपनी ऐसी आदतों में हम बदलाव रख करके ऐसे जैव आवर्धन से हम बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।